राजा ने अपने बेटे की किसी गलती की वजह से उसे देश से निकाला दिया। राजकुमार ने दुखी दिल से अपने गुजारे के लिए कुछ कीमती हीरे और कुछ सोना अपने साथ लिया और बहुत बोझल कदमों से अपने महल को छोड़कर चल दिया। चलते चलते वह जब शहर से कुछ दूर बाहर जंगल में पहुंचा तो उसे एक दरगाह दिखाई दी और उस दरगाह के पास एक फकीर दरवेश भी बैठे थे। राजकुमार उस फकीर से इजाजत लेकर उस दरगाह के पास एक तरफ बैठ गया। जब फकीर ने उसका मुरझाया चेहरा और बदन पर कीमती लिबास देखा तो फकीर ने उससे पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? राजकुमार ने कहा, बाबा, मैं राजा शाहनवाज का बेटा हूं। मेरा नाम फैसल है। मुझे मेरे पिता ने मुल्क से निकाल दिया है, इसीलिए अब मैं किसी दूसरे मुल्क जा रहा हूं। रास्ते में आप और यह दरगाह दिखाई पड़ी तो मेरे दिल में आया कि आपके पास थोड़ा बैठ कर चलूं। फैसल की बात सुनकर फकीर ने कहा, बेटा, तो तुम बहुत नेक इंसान लगते हो और परदेश भी जा रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूं। तुम उन बातों को जरूर याद रखना। परदेश में यह बातें तुम्हारे बहुत काम आएंगी। पहली यह है कि परदेश में एक से भले 2 होते हैं। दूसरी यह कि परदेश में दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना अगर खाना भी पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। तीसरी बात यह कि परदेश में किसी दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पर मत सोना। अगर सोना भी हो तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। चौथी बात यह कि अगर कहीं दुश्मन के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और इल्म की बातें सुनाकर दुश्मनों से छुटकारा पाने की कोशिश करना। फकीर ने कहा, मेरी यह चंद बातें हमेशा याद रखना। फकीर की बात सुन फकीर को अलविदा कहकर राजकुमार परदेश रवाना हो गया। जब चलते चलते कई दिन गुजर गए तो वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चील एक कछुए के छोटे से बच्चे को लेकर उड़ी जा रही है। अचानक वह बच्चा उस चील के पंजे से निकलकर गिर गया। बालवीर ने कछुए के तड़पते हुए बच्चे को देखा तो उसे बड़ा रहम आया। उसने सोचा कि इस बच्चे को पालना चाहिए। इस बच्चे को पालने से 2 बातें होंगी। पहली तो यह कि इस बच्चे की जान बच जाएगी और दूसरी यह कि फकीर की कही गई पहली बात भी पूरी हो जाएगी कि सफर में एक से अच्छे 2 होते हैं। यह सब सोचकर राजकुमार ने बच्चे को अपने साथ ले लिया। अब सफर में उसके साथ वह कछुए का बच्चा भी हो गया। कुछ दिन सफर करने के बाद राजकुमार को एक अच्छी जगह दिखाई दी। उस जगह पर पहुंचकर उसने कुछ खा पी कर और फिर कछुए के बच्चे से कहा, तुम यहां बैठे रहना, मैं जरा कुछ देर सो लूं। यह कहकर राजकुमार एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ के ऊपर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उन दोनों का यह काम था कि जब भी कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे ठहरता तो नाग उसे डस लेता था और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। नाग ने जब सोते हुए मुसाफिर को देखा तो पेड़ के नीचे उतरा और राजकुमार को डस लिया। सांप के डसते ही राजकुमार की जान चली गई। कुछ देर में जब कछुए की नजर राजकुमार पर गई तो वह उसे मरा हुआ देखकर बहुत घबराया और राजकुमार के ऊपर बैठकर रोने लगा। तभी कौवा भी पेड़ से नीचे उतरा और जैसे ही उसने राजकुमार की आंखें निकालनी चाहीं, फौरन ही कछुए ने झपटकर कौवे की गर्दन को मुंह से पकड़ लिया। कौवे ने बहुत जोर लगाया। कौवा फरफराने लगा मगर कछुए ने उसकी गर्दन को नहीं छोड़ा। तब कौवे ने तड़पकर सांप को आवाज लगाई। कौवे की आवाज सुनकर सांप नीचे आ गया। उसने बड़े जोर से कछुए की पीठ पर डंक मारा, लेकिन कछुए ने अपनी मुंडी अंदर कर ली। सांप ने कई बार कछुए की पीठ पर डंक मारा, लेकिन कछुए की कमर पर क्या फर्क पड़ने वाला था। वह हर बार अपना मुंह अंदर कर लेता था। जब सांप का कछुए पर कोई बस नहीं चला तो नाग कछुए की मिन्नतें करने लगा, तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो। यह सुनकर कछुआ बोला, नहीं, तूने मेरे दोस्त को क्यों डसा है? अब मैं भी तेरे दोस्त की जान लेकर ही दम लूंगा। सांप ने कछुए से कहा, तू मेरे दोस्त को छोड़ दे तो मैं तेरे दोस्त का जहर चूसकर उसको जिंदा कर दूंगा। यह कहकर सांप ने काटी हुई जगह पर मुंह रखकर राजकुमार के बदन से सारा जहर चूस लिया और बोला, अब तो मेरे दोस्त को छोड़ दे। कछुए ने जब राजकुमार को देखा कि उसे थोड़ा होश आ रहा है और उसका जहर उतर गया है तो उसने कौवे को छोड़ दिया। जब राजकुमार को होश आया तो कछुए ने उसे सांप के डसने की सारी कहानी सुनाई। कछुए की बात सुनकर एकदम से राजकुमार के दिमाग में फकीर की बताई पहली बात खटकी। उसने सोचा, फकीर दरवेश की एक बात तो सच्ची निकली
कि एक से भले दो होते हैं। दिल ही दिल में उसने फकीर का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ चला। चलते चलते कुछ दिनों के बाद जब वे दरिया के किनारे पहुंचे, तब कछुए के बच्चे ने कहा, दोस्त, मेरा घर आ गया है। अगर तुम कहो तो मैं अपने माँ बाप से तुम्हें मिलाऊं। उनसे बिछड़े हुए मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं। वे बहुत दुखी होंगे। राजकुमार ने उसे जाने की इजाजत दे दी और खुद रात को वहीं दरिया के किनारे जंगल में ठहर गया। जिस जंगल में राजकुमार ठहरा हुआ था, उसी जंगल में वहां से कुछ दूर ही एक ठग अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। ठग की 2 बेटियां और 4 बेटे थे। उसकी बड़ी बेटी जादू में माहिर थी। जब भी कोई रास्ता चलने वाला या कोई मुसाफिर जंगल से गुजरता और उसके पास कुछ कीमती सामान होता, तो ठग की बड़ी बेटी अपने जादू से पहचान लेती थी। आज फिर से उसे बहुत दिनों बाद बहुत सी दौलत की महक आ रही थी। उसने अपने बाबा से कहा, ऐसा लगता है कि इस जंगल में कोई ताजिर खजाना लेकर आया हुआ है। उस ताजिर के पास कीमती हीरे हैं। अगर तुम लोग उस ताजिर को यहां ले आओ तो उससे वह हीरे लेना मेरा काम है। अगर वे हीरे हमको मिल जाएं तो हम जिंदगी भर के लिए दौलतमंद हो जाएंगे। लेकिन उस ताजिर को मारना नहीं, उसे जिंदा ही पकड़ लाओ। ठग अपने बेटों के साथ तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। वे थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उन्होंने देखा एक आदमी एक पेड़ के नीचे लेटकर सो रहा है। उसे देखकर उन्होंने सोचा, यह वही ताजिर हो सकता है जिसके पास हीरे हैं। वे उसे पकड़कर ले गए और अपनी बड़ी बेटी के हवाले करके अपनी जुबान में बोले, अब इससे हीरे निकलवाना तेरा काम है। ठग की बड़ी बेटी ने पूरे यकीन के साथ कहा, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इससे हीरे निकलवा लूंगी। ठग की छोटी बेटी ने जब राजकुमार फैसल को देखा तो वह उसे एक शरीफ इंसान लगा। उसे देखते ही उसके दिल में हलचल मच गई, लेकिन भाइयों के डर से कुछ कह तो न सकी, पर दिल ही दिल में उसको बचाने की तरकीब सोचने लगी। कुछ देर बाद ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिया। वही खाना उसने राजकुमार फैसल को परोस दिया। जब खाने की प्लेट फैसल के सामने आई तो वह खाने का निवाला जैसे ही खाने को हुआ, तभी उसे फकीर की कही गई दूसरी बात याद आई। उसने खाने में से थोड़ा सा खाना निकालकर कुत्ते के सामने रख दिया। जैसे ही उस खाने को कुत्ते ने खाया, वह फौरन मर गया। यह देखकर राजकुमार फैसल ने वह खाना नहीं खाया और उसने अपने मन में सोचा, फकीर दरवेश की दूसरी बात भी काम आई। अपनी इस चाल को फेल होते देखकर ठग की बड़ी बेटी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी गई। उसने फैसल के आराम करने के लिए पलंग तैयार करवाया और उससे कहा, जाओ मुसाफिर, ऊपर के कमरे में तुम्हारे लिए बिस्तर तैयार करवा दिया है, अब तुम आराम कर लो। कई दिनों के सफर की वजह से थका हुआ राजकुमार जब ऊपर आया तो उसे बढ़िया धुली हुई चादर चारपाई पर बिछी हुई मिली। उसने सोचा, जो हुआ सो हुआ, कई दिनों के बाद चैन की नींद तो सोने को मिलेगी। वह जैसे ही पलंग पर बैठने लगा तो उसे फकीर की तीसरी बात याद आई कि परदेश में हमेशा बिस्तर को झाड़ कर सोना चाहिए। जैसे ही उसने बिस्तर को झाड़ने के लिए उठाया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह बिस्तर एक कच्चे सूत से तैयार किया गया था, जिसके नीचे आग का कुआं था। राजकुमार ने देखा कुएं के अंदर बड़े बड़े आग के अंगारे धधक रहे हैं, तो राजकुमार सोचने लगा। फकीर दरवेश की तीसरी बात भी काम आई। उसने एक बार फिर दिल ही दिल में फकीर का शुक्रिया अदा किया और पास पड़ी एक टूटी हुई चारपाई पर लेट गया। थोड़ी देर पहले जो राजकुमार चैन की नींद लेने की सोच रहा था, अब नींद तो उसके आसपास भी नहीं भटक रही थी। अब तो अपनी जान के लाले पड़े थे। सोचने लगा, आज की रात जान बचानी मुश्किल लगती है। तभी ठग की छोटी बेटी मौका पाकर राजकुमार के पास आई और कहने लगी, ए शरीफ नौजवान, आज की रात मेरे बस में कुछ नहीं है। आज की रात मेरी बड़ी बहन की बारी है। जिस तरह भी हो सके बस आज की रात मेरी बहन से अपनी जान बचा लो। कल मेरी बारी है, मैं कुछ भी करूंगी पर तुम्हें बचा लूंगी। इतना कहकर ठग की छोटी बेटी चली गई। लेकिन राजकुमार ठग की छोटी बेटी को देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। उसका खूबसूरत चेहरा, काले घने लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें। उधर ठग की छोटी बेटी को भी राजकुमार से मोहब्बत हो गई थी। जब सब लोग खाना खा चुके तो ठग की बड़ी बेटी ऊपर बने कमरे में आई। उसने सोचा, अब तक तो वह मुसाफिर जलकर राख बन चुका होगा।
पर जैसे ही वह कमरे के अंदर आई और देखा कि मुसाफिर नौजवान तो बिल्कुल सही सलामत टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ है, तो उसके गुस्से की कोई हद न रही। उसने खंजर निकाला और गुस्से से बोली, ए नौजवान मुसाफिर, या तो अपना सारा माल मुझे अभी के अभी दे दे, वरना मैं तुझको मार डालूंगी। उसी वक्त राजकुमार को फकीर की चौथी बात याद आई, कहीं दुश्मन के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और इल्म की बातें बताकर अपना मकसद हासिल करना। उसने सोचा, आज रात बचना तो मुश्किल है ही, पर फकीर की चौथी बात भी आजमानी चाहिए। राजकुमार ने यह सब सोचकर लड़की से कहा, मेरे पास कोई माल नहीं है, अगर तू मुझको मारेगी तो वैसे ही पछताएगी जैसे राजा अपने तोते को मारकर पछताया था। एक राजा के पास एक बहुत समझदार तोता था। वह बड़ा होशियार था। एक दिन राजा तोते को अपने साथ नदी पर ले गया और उसको बैठाकर खुद नहाने लगा। तभी तोते की नजर अमर फल पर पड़ी, जो पास ही नदी में बहता हुआ आ रहा था। वह उसे नदी से बाहर निकाल लाया और राजा के आने पर वह अमर फल देता हुआ बोला, महाराज, यह अमर फल है, इसे खा लीजिए। राजा ने कहा, मैं अकेला अमर फल खाकर क्या करूंगा, इसे अपने बाग में लगा दूंगा, जब इसमें फल लगेंगे तब सबको खिलाकर अमर कर दूंगा। नदी से वापस आकर राजा ने वह फल माली को देकर कहा, इस फल को बाग में लगा दो। थोड़े ही दिनों में पेड़ फल फूल गया, उसमें फल लगने लगे। एक दिन एक फल पककर पेड़ से गिरा तो उसे सांप ने चाट लिया, जिससे वह जहरीला हो गया। अनजान माली वह अमर फल लेकर राजा के पास आया। राजा फल को देखकर बहुत खुश हुआ और कुछ सोचकर वह फल पहले कुत्ते को खाने को दिया, क्योंकि राजा बड़ा अक्लमंद और दानिशमंद था। वह जानता था कि बिना सोचे समझे किसी भी चीज को खाना ठीक नहीं है। राजा ने जैसे ही वह फल कुत्ते को खिलाया, कुत्ता मर गया। यह देखकर राजा ने गुस्से से लाल होकर अपने तोते से कहा, धोखेबाज तोते, तू हमें जहर देकर मारना चाहता था। यह कहकर राजा ने ताव में आकर तोते की गर्दन मरोड़ डाली और माली से कहा, इस पेड़ के चारों ओर घेरा डाल दो, जिससे कोई इसका फल न खा सके। एक दिन उसी शहर में एक सास और उसकी बहू में लड़ाई हुई। बुढ़िया घर से निकलकर कहने लगी, आज मैं राजा के बाग में जाकर जहर वाला फल खा लूंगी और मर जाऊंगी। यह कहकर वह बाग में आई और जैसे ही उसने फल तोड़कर खाया तो वह 16 साल की हसीन लड़की बन गई। जब राजा को यह खबर मिली तो उसे सारा माजरा समझने में देर न लगी। राजा को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, हकीकत में यह अमर फल ही है, मैंने बेकार ही इतने समझदार तोते को मार डाला। इतनी दास्तान कहते कहते सवेरा हो गया। तब ठग की बेटी ने राजकुमार से कहा, आज तो तूने मुझे बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली, लेकिन आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है, वह तुझे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब ठग की छोटी बेटी को पता चला कि राजकुमार जिंदा और बिल्कुल सही सलामत है, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह उसकी हो चुकी थी, क्योंकि वह उसे दिल से चाहती थी। अपनी बहन को दिखाने के लिए झूठ मूठ बोली, तुम खुश रहो बहन, मैं आज इससे हीरे लिए बिना छोड़ने वाली नहीं हूं, या तो यह हीरे देगा, नहीं तो अपनी जान। दिन गुजरा और रात हुई। तब ठग की छोटी बेटी राजकुमार के पास गई और बोली, ऊपर वाले का शुक्र है जो तुमने चालाकी से अपनी जान बचा ली। राजकुमार ने पूछा, तुम सब ऐसा क्यों करते हो? तब ठग की छोटी बेटी बोली, हमारा तो यही काम है कि मेरा बाप मुसाफिरों को पकड़कर लाता है और हम दोनों बहनें अपनी चालाकी से उनसे माल लूटकर उन्हें मार देती हैं। फिर वह बोली, पर तुम चिंता मत करो, आज मेरी बारी है और मैं तो दिल जान से तुम्हारी हूं। तुम मेरे साथ जैसा चाहो वैसा करो। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, मेरी प्यारी, तुम भी मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। दिल करता है कि हर पल तुम्हारे पास ही रहूं। तुम अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं हो, तुम एक नेक दिल हसीन लड़की हो, तुमसे मेरा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी बात सुन ठग की बेटी ने कहा, तुम कहते हो कि मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, तो फिर वे लाल कहां हैं? राजकुमार ने कहा, वह चारों लाल मेरी जांघ में हैं, अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। राजकुमार की बात सुन ठग की छोटी बेटी बोली, मेरे प्यारे, वह लाल तुम्हें ही मुबारक हो, मैं तो तुम्हारी हूं, तुम्हें देखने की भूखी हूं, मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। यह सुन राजकुमार बोला, जो कुछ तुमने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन यह प्यार और मोहब्बत की बातें सब धरी रह जाएंगी जब हमारे बदन में सांस ही नहीं रहेंगे।
क्योंकि जब तुम्हारे खतरनाक बाप को इसका पता लगेगा तो हम दोनों की खैर नहीं। तब ठग की बेटी बोली, आप फिक्र मत करो, मेरे पास इसका भी इलाज है। आज रात को सबके सोने के बाद हम यहां से चले जाएंगे और कहीं बहुत दूर जाकर रहेंगे, जहां कभी मेरा बाप पहुंच ना सके। राजकुमार बोला, पर यह सब होगा कैसे? बोली, यहां से निकलने का एक ही तरीका है। हमारे पास 2 खच्चर हैं, उनमें से एक तो दिन भर में 50 कोस चलती है और दूसरी दिन भर में 100 कोस चलती है। तुम उनमें से बड़ी वाली को खोल लाना, तब तक मैं हम दोनों के लिए कुछ सामान बांध कर रख लूंगी। जब आधी रात हुई तब राजकुमार खच्चर को खोलने चला गया। राजकुमार खच्चर तो ले आया, मगर जल्दबाजी में वह बड़ी के बजाय छोटी को ले आया। ठग की बेटी बहुत सा माल लेकर खच्चर पर बैठ गई और दोनों चल दिए। खच्चर जब चलते चलते 50 कोस पहुंची तो जंगल में रुककर खड़ी हो गई। घने जंगल के बीच खच्चर को खड़ा देखकर राजकुमार और ठग की बेटी के होश उड़ गए। ठग की बेटी बोली, गजब हो गया, तुम रात के अंधेरे में बड़ी खच्चर की जगह छोटी को ले आए। मेरे पिताजी आते ही होंगे, वह हमें नहीं छोड़ेंगे। इधर जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब हैं। उसने सोचा, बेशक वह बदमाश मेरी बेटी को भगाकर ले गया है। तबेले में जाकर देखा तो पाया कि एक खच्चर भी गायब है और बड़ी वहीं है। सोचा, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, और खच्चर पर सवार होकर उसने उसे तेजी से दौड़ा दिया। थोड़ी ही देर में वह जंगल में उस जगह जा पहुंचा जहां राजकुमार और उसकी बेटी ठहरे थे। राजकुमार ने जब ठग को गुस्से में आते देखा तो घबरा गया और कहने लगा, देखो, तुम्हारा पिता बहुत गुस्से में आ रहा है, अब उससे जान कैसे बचेगी? ठग की बेटी ने कहा, घबराओ नहीं, और जो मैं कहती हूं उसे ध्यान से सुनो। जाओ, जाकर उस दरख्त पर चढ़ जाओ। जब मेरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा और दरख्त पर चढ़ेगा तो मैं चुपके से बड़ी वाली खच्चर पर चढ़कर उसे तुम्हारे दरख्त के नीचे खड़ी कर दूंगी। तुम कूदकर उस पर बैठ जाना, इस तरह हम दोनों बचकर निकल जाएंगे। यह सुनकर राजकुमार दरख्त पर चढ़ गया। तब तक ठग भी वहां आ पहुंचा। अपने पिता को देख उसकी बेटी ने रोना पीटना करते हुए कहा, पिताजी, यह गद्दार मुझे धोखे से बहला फुसलाकर भगा लाया, आप इसे छोड़ना नहीं। यह सुन गुस्से से तिलमिलाया ठग राजकुमार को दरख्त पर बैठा देखकर अपने खच्चर से उतरा और उसे पकड़ने के लिए दरख्त पर चढ़ने लगा। बाप के खच्चर से उतरते ही मौका पाकर ठग की बेटी खच्चर पर चढ़कर उसे राजकुमार के दरख्त के नीचे ले आई। राजकुमार एकदम से कूदकर उस पर बैठ गया। राजकुमार के बैठते ही ठग की बेटी ने खच्चर को दौड़ा लिया। ठग हाथ मलता रह गया। ठग की बेटी और राजकुमार कई दिनों का रास्ता तय कर एक शहर में पहुंचे और दोनों वहीं बस गए। वहां राजकुमार ठग की बेटी के साथ आराम से दिन गुजारता रहा, और जब उसके देश से निकालने के दिन पूरे हो गए तब वह उसको लेकर अपने मुल्क चला गया और उसके साथ शादी करके हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। राजकुमार और ठग की बेटी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मोहब्बत में एतबार का होना मोहब्बत को मजबूत करता है। जब अक्लमंदी, सब्र और बिना लालच के काम लिया जाता है तो नामुमकिन भी मुमकिन बनाया जा सकता है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, सही फैसला, सब्र और खुद पर यकीन हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं।